हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी मैं क्लास 10 का एक चैप्टर फिजिक्स का है जो कि आसान है। चैप्टर 6 लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 6। आसान सा टॉपिक है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा जा रहा है इसमें। वैसे इसमें बेसिक बातें जो कि सभी क्लास के लिए है, चाहे वो क्लास, वैसे सामान्य तौर पर साइंस क्लास 6 से स्टार्ट होता है, तो 6 से 7 8 बाकी अन्य क्लास के लिए जरूरी है। जरूरी क्या, आसानी है। अब देख लिया जाए है क्या, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, पहला क्वेश्चन है ऊर्जा के स्रोत। हमारे को पीडीएफ मतलब टेलीग्राम चलाते चलाते पंकज सर नाम के नाम से एक मेरे को ये जो दिखा बड़ा अच्छा लगा है। हम देखते हैं क्या लिखा है सर ने। अच्छे से बात को खाली समझने की कोशिश करें। ऊर्जा के स्रोत, पहली बात है कि ऊर्जा है क्या। लिखा है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, तो याद रखेंगे बाबू, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। हम जो भी काम करते हैं तो लोग बोलते हैं ना, हमने ये काम किया, वो काम कर दिया, यानी कि काम करने की हमारे पास एक क्षमता है और वो क्षमता ऊर्जा के कारण आती है। अगर ऊर्जा ना हो तो काम ना कर पाएंगे। ऊर्जा क्या है, समझ में आई बात है। कार्य करने की क्षमता। फिर ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा हमको मिलता कहाँ से। जिस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत मतलब जिसे हमें ऊर्जा मिलता। ऊर्जा सामान्य तौर पर हमें भोजन से मिलता है और अन्य स्रोत जो हमारे पास होंगे, तो मुख्य रूप से तो ठीक है, भोजन से ऊर्जा मिलता है। लेकिन ईंधन क्या, अगला क्वेश्चन। ईंधन ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ दहन कर काफी ऊष्मा उत्पन्न करे। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ दहन कर काफी ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ईंधन। फ्यूल अंग्रेजी में बोलते हैं। आप लकड़ी जलाते हैं तो ऊष्मा प्राप्त होता है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, यानी कि जो चीज जले और ऊष्मा प्रोड्यूस करे, ऊष्मा उत्पन्न करे, वो हमारे लिए ईंधन कहलाएगा। और ऑक्सीजन के साथ जलेगी वो, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सुना होगा क्वेश्चन, अब सुनो, आपको एकदम सिंपल है। अच्छे ईंधन के गुण। अच्छा ईंधन क्या होता, देखो एलपीजी दिख रहा है। लकड़ी से भी हम लोग ईंधन, हमने अभी बात करी कि ईंधन वो है जो ऑक्सीजन के साथ दहन करेगा, मतलब जलेगा और ऊष्मा उत्पन्न करेगा, तो लकड़ी भी तो है। अच्छा अच्छा ईंधन कौन है, लकड़ी है या फिर अन्य कोई है। इसमें लिखा है जो कम जले और ज्यादा उत्पन्न करे। एलपीजी यहाँ पे लिखा है, एलपीजी सिलेंडर। बहुत सारी गैस है, बहुत सारी गैस के गैस ही हैं जो कम जले और ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करे। कम जले और ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करे। एक कम जले क्या कहने का मतलब, जैसे आप लकड़ी की बात करोगे, लकड़ी बहुत ज्यादा जलाना पड़ता है फिर खाना बन पाता। अगर कैलकुलेशन करें ना हम लोग समझने के लिए, 10 किलो लकड़ी 8 रुपए किलो, 80 90 रुपए का पर डे का दाम। अगर 4 5 लोग का बनाते हैं तो 90 रुपए के हिसाब से महीने का 2500 3000 के आसपास बिल बनेगा। परंतु वही गैस जो 4 5 लोग को बनाना होता, मात्र 1000 12 हजार, अभी 1000 के आसपास एक महीने चल जाएंगे। तो बताओ कौन समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या समझ में आया कि एलपीजी आसान है कि लकड़ी। तो आंसर आएगा एलपीजी सर, क्योंकि कम कम जलता है, और मतलब कम जलता है तभी तो वो एक लंबा टाइमिंग दे पाता है कि कम खपत में मैं उतना ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लूँ। तो ये बातें होती है। नंबर 2, आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब एक महीने के लकड़ी को रखने के लिए जगह जगह जाना होगा कि कहाँ कहाँ से मुझे लकड़ी मिलता है, जंगलों जाना होगा या फिर खरीदना है, खरीद के लाना है तो अगल बगल से खरीदना होगा, पता करना होगा, तो काम टाइम लगेगा ज्यादा। आसानी से उपलब्ध ये होता है, न कि वो लकड़ी होता। लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो तो जाता है सर, परंतु टाइम लगता है, और ये पूरा घर तक पहुंचा के जाता है। आप टेंशन का मत। जिसका परिवहन आसान है उसका परिवहन आसान है, एक सिलेंडर साइकिल पे बांधो, जहां मर्जी वहां चले जाओ। लेकिन लकड़ी और भंडारण में लिखा है इसको किसी कोने में रख दो, काम खत्म। एक महीने का लकड़ी 3 4 क्विंटल के आसपास हो जाएगा। एक रूम चाहिए उसको रखने के लिए, फिर व्यवस्था चाहिए, इसलिए लिखा है जो इसका परिवहन और भंडारण आसान हो, दहन का दर नियंत्रण हो। इसमें एक फिक्स होती है कि कितना चाहिए कितना कम चाहिए। लकड़ी में भी करते हैं, लेकिन इसमें भी अच्छी बात है कि इसका नियंत्रण होता है कि जब मर्जी बंद कर दो, जब चालू कर दो, उसमें चल गया तो जलता ही रहेगा जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए, फिर निकालना पड़ेगा, बस दिक्कत है। धुआं, इसमें धुआं होता ही नहीं सर, अगर होता तो नहीं के बराबर। लकड़ी में अगर सही तरह से सुखा ना हो, और भी लकड़ी कई तरह की होती है तो धुआं ज्यादा करता है।
विषैला पदार्थ वो लकड़ी उत्पन्न करेगा धुआं के साथ साथ, ये नहीं करेगा। और ये सस्ता होता, अभी हमने कैलकुलेशन करा, वो 10 रुपए किलो के हिसाब से 10 किलो का 100 रुपए के आसपास आया था एक दिन का। और ये उसके हिसाब से तो 30 दिन में 3,000 हो जाते हैं, और ये 1,000 में हो जाता। अच्छे ईंधन लिख रखा है एलपीजी, एलपीजी गैस और बायोगैस। लोगों ने बायोगैस का नाम सुना होगा। पहले जमाने में लोग जो खाना बनाते थे, ये गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में गलियों में गोबर गैस से, बायोगैस भी बोलते उसको, गोबर गैस और बायोगैस दोनों एक ही जैसे हैं। अंतर बस ये है कि गोबर गैस में सामान्य तौर पर गोबर का इस्तेमाल किया जाता है गैस प्रोड्यूस करने के लिए। अब बायोगैस में गोबर के अलावा अन्य जीव जंतुओं के मलमूत्र और सड़े गले पदार्थ सबका इस्तेमाल करके गैस बनाया जाता है, और उस गैस को स्टोर करते हैं चैम्बर में, और उसको फिर स्ट्रीट लाइट में या फिर खाना बनाने के लिए एलपीजी के फॉर्म में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो वह बायोगैस का होता है। ऊर्जा का स्रोत, पहले जमाने में लोग ऊर्जा को किस रूप में, ऊर्जा का जो स्रोत था कहाँ कहाँ से लाते थे ऊर्जा, हमें खाना बनाना है, कोई काम करना है, तो किस रूप में, तो कोयला के द्वारा, गैस के द्वारा। क्या लिखो, जो लंबे समय से हमारे पास है, जो सदियों से हमारे हमारे बाबूजी, हमारे दादाजी और उनके जो पूर्वज थे वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, मुख्य रूप से वो परंपरागत स्रोत था। नहीं समझे? समझे, लकड़ी, लकड़ी कोयला ये सब हम पहले से कर रहे हैं। एलपीजी तो अभी आया, तो एलपीजी हमारा परंपरागत स्रोत नहीं बल्कि वर्तमान स्रोत, उसको बोलते हैं गैर परंपरागत स्रोत। सौर ऊर्जा जो अभी वर्तमान समय में धीरे धीरे लोग इस्तेमाल करेंगे, वो सारी चीजें। जीवाश्म में तो लकड़ी, जो जीवाश्म तो जीवों के अश्म, जीवों का हिस्सा, जीवों का भाग जो जमीन के अंदर से निकल के आया है, जीवाश्म। फिर क्वेश्चन आता है जीवों का अश्म, जैसे कोयला वो जमीन में कैसे, सुनो ध्यान से। जब कोई आपदा आती है बड़े लंबे समय तक, अगर वही चीज जैसे हम लोग मान लो कोई भूकंप आ गया, आपदा आया, और वो लंबे समय तक जमीन में आपदा आई तो धरती फटी मान लो, वो सब नीचे दब गए। और अगर नहीं भी पड़ी तो लंबे समय के बाद लोग आना जाना अगर हुआ लाखों साल करोड़ों साल के बाद, तो वो जो जिन चीजें पहले थी वो सारी चीजें उस रूप में नहीं मिलेगी, एक नया फॉर्म हो जाएगा उनका, वही जीवाश्म कहलाता। सामान्य तौर पर यह जहाँ पे देखो जमीन के अंदर कोई चले जाएगा तो तापमान ज्यादा हुआ है, दबाव ज्यादा हुआ है, तो तापमान और दबाव की वजह से वो सारी चीजें बदल जाती है एक नए फॉर्म में। आपने कहीं पढ़ी होगी कोयले की कहानी, तो कोयला ना करोड़ों साल के बाद बनता है, तो अंदर में जीवों का असम है, जो हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और जितनी सारी चीजें दिख रही, वो जमीन में गई, वहां तापमान ज्यादा मिला, दबाव ज्यादा हुआ, इसकी वजह से कोयला में बनी। ये सारी बात वो परंपरागत जीवाश्म, जीवों और पेड़ पौधों के अवशेष बोला ना, जीवाश्म मतलब जीवों का जीवाश्म ईंधन, जो उत्पन्न ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला जमीन के अंदर से किया, देखो कोयला का इस्तेमाल करके यहाँ पे ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। ऊर्जा का स्रोत, उपलब्धता के आधार पर दो स्रोत हैं, नवीकरणीय और नवीकरणीय। इसमें और नवीकरणीय ऊर्जा के वह स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होंगे। आपको लगता है कि हवा खत्म होगा, पवन ऊर्जा खत्म होगा? नहीं ना। नवीकरणीय जो खत्म ही ना कभी हो। सौर ऊर्जा, सूर्य भगवान देव अपनी ऊर्जा छोड़ देंगे? नहीं ना, नहीं। तो वो हमारे नवीकरणीय। रात में कौन, रात में कोई बोल रहा हो, रात में कैसे, रात में तो कुछ समय के बाद वापस, बहुत कम समय में वापस आ जाता, तो इसमें एक लाइन जोड़ देना कि कम समय में पुनः से प्राप्ति हो जाए, तो वो नवीकरणीय होता है। वही और नवीकरणीय, हमने कोयला की बात करी थी, करोड़ों साल बनने में लगता है। ऐसे तो जो खत्म होने पे दोबारा बनाया, दोबारा ना बनाया जा सके, उससे और नवीकरणीय। बनाया तो जा सकता है परंतु करोड़ों बार, इसलिए लिख दिया सीधे दोबारा ही नहीं बना। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तापीय शक्ति संयंत्र क्या है? नाम है एक ऐसा संयंत्र जो क्या उत्पन्न, जो ताप के द्वारा क्या उत्पन्न करे, शक्ति, बिजली। जहाँ बिजली उत्पादन कराया जाता है वहां पे कोयला को जलाया जाता है और कोयला से बिजली बनाया जाता है, तो कोयला ताप देगा और मशीनों के द्वारा इसको ताप को उत्पन्न कराया जाता है और बिजली बनाई जाती है, तो शक्ति बिजली से मिलती है। एक ऐसी युक्ति है जिसमें जीवाश्म ईंधन को जलाकर, मतलब कोयला को जलाकर पानी को गर्म किया जाता, उस गर्म पानी से उत्पन्न भाप से टरबाइन को घुमाकर विद्युत धारा उत्पन्न कराया जाता है या पावर हाउस में उत्पन्न किया जाता। अब एक वर्ड है सर, टरबाइन क्या है? चलिए टरबाइन समझते हैं, नहीं समझेंगे, समझिए ध्यान से।
सर बचपन में हम लोग ना क्या करते थे, एक तार लेते थे, तार तार समझ तो, तार तो समझ ही रहेंगे, लोहा का होता, और जो एक और पेड़ पेड़ होता है तार का पेड़, लोग क्या करते उसके कुछ बना करके उसमें इस तरह से निकला बना, इस तरह से फंसा करके दो तीन करके पत्ती टाइप का, फिर बचपन में दौड़ते थे तो वो घूमता था सेम टाइप का, जब वो हवा का प्रेशर आने से घूम रहा है तो उसी तरह से घुमाना है, किसी तरह से घुमा। तो यहाँ पे लिखा पानी को जब गर्म कराओगे तो भाप बनेगा, और भाप देखते हो कि घर में मम्मी जो खाना बनाती है देगची समझते हैं खाना बनाने के लिए चावल वगैरह, तो देगची ऊपर नीचे करते रहती है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। क्यों कौन प्रेशर बता, वो पानी का भाप, उसी तरह से पानी के भाप के द्वारा वो जो अपने बात करी टरबाइन जो पत्ती टाइप का उसको घुमाया जाता है, और उसको जब घुमाएंगे तो उससे कनेक्ट करेगा हमारा जनरेटर, जनरेटर। और जब वो जनरेटर घूमेगा ना तो आपको फिजिक्स में कहीं भी पढ़ना है एक चैप्टर में कि जब वो घूमता है तो उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स बदल जाती, और जहाँ चुंबकीय फ्लक्स बदलता वहां पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता, मतलब वोल्टेज आ जाती है, करंट आ जाती है। अब वो एसी डीसी अलग टाइप है कि एसी करंट डीसी करंट वो बाद में देखेंगे। जल शक्ति संयंत्र, जल के द्वारा इस युक्ति में पानी की शक्ति को रोक कर, अब खुद देखो पानी डैम बना देंगे, बांध इतना ऊंचा बांध, ज्यादा ऊंचा करके बांध बना देंगे, और बांध में पानी स्टोर हो जाएगा क्योंकि हमने जाने दिया ही नहीं। पानी जो हर जगह फैल जाता है उसको बांध बना देंगे तो पानी रुकेगा, मतलब इतने ही एरिया में रहेगा, उसको हाइट बढ़ जाएगी। कहीं कहीं पे और ज्यादा हाइट बढ़ाने के लिए बांध को सुलियस गेट लोग बोलते हैं, वो छोड़िए ना, हटे सर, बांध बनाकर पानी को रोका जाता है, और बांध जब बनेगा तो उसके ऊपर फिर से वापस किसी मशीन द्वारा या किसी ऐसी व्यवस्था द्वारा ऊपर से पानी को छोड़ेंगे, और नीचे जो होगा उसकी व्यवस्था टरबाइन जैसी होगी। टरबाइन वही डायना जैसा संरचना होता। नहीं पता तो गूगल कमेंट करेंगे कि टरबाइन क्या है, और नहीं पता तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, गूगल में चले जाना, टरबाइन पता चल सके। तो टरबाइन, टरबाइन पे पानी को छोड़ा जाता है। मिल गया है क्या, देख ले, नहीं दिया, देखो हाँ देखो, ये बांध बना दिया, पानी को छोड़ा जा रहा है, और यहीं से पानी जब गिरेगा तो नीचे में डायना टाइप का संरचना होगा, वो उसको घुमा देता, और जब वो घूमेगा तो फिर जनरेटर, जनरेटर से स्टार्ट, क्योंकि जनरेटर में तो ये तो मेरे को घुमाना रहता है उसके आर्मेचर को, कैसे भी घूम जाए, ठीक है। तो वहां पे लोग टरबाइन की सहायता से घुमा देते हैं, घूमेगा फिर चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। अभी चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है वहां समझेंगे। तो नथिंग मोर सर, जल संयुक्ति संयंत्र एक ऐसा संयंत्र जिस संयंत्र के द्वारा जल की सहायता से ताप, सॉरी सॉरी, शक्ति उत्पादन मतलब बिजली का उत्पादन किया जाता है। जल संयुक्ति संयंत्र वही बातें लिखी होगी, टरबाइन को जोर से घुमाते हैं, विद्युत उत्पादन जल शक्ति संयंत्र में स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। स्थिति न थी, पानी स्थिर था, कोई ऊर्जा उसके पास नहीं थी, बिजली में बदल दिया। जल संयंत्र का लाभ, इससे उत्पन्न बिजली सस्ता होता, यह नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि पानी कबू खत्म होने वाला ही नहीं। फायदे का चीज है, अगर लोग इस पे स्टडी करें तो बहुत ज्यादा स्टडी मतलब इसका यूज करें, सरकार अगर चाहे तो बेनिफिट किया जा सकता है इसको। ये प्रदूषण मुक्त होता, प्रदूषण मुक्त मतलब पानी में प्रदूषण, क्योंकि कोयला को जलाएंगे तो धुआं बनाना पड़ेगा, डीजल पेट्रोल के द्वारा अगर हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं डीजल सामान्य तौर पे, तो वहां पे प्रदूषण फैलेगा, लेकिन पानी में प्रदूषण फैलने की चलो नहीं, प्रदूषण ही नहीं फैलेगा, जो पानी बाहर निकलता है उससे सिंचाई का कार्य भी कर सकते हैं। हाँ नहीं सर, इसे हर जगह नहीं बना सकते, इसे को बनाने के लिए आसपास के इलाकों को खाली करना पड़ता, इससे कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाता है, बाढ़ का खतरा रहेगा, तो ये सारे नुकसान है आपको। ग्रीन हाउस प्रभाव, ये क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन मतलब तो हरा, हाउस मतलब घर, प्रभाव तो प्रभाव है सर। सामान्य तौर पे ग्रीन हाउस इफेक्ट में ना, मतलब में हमें ना वैसे इलाकों को गर्म करना होता है जहाँ पे ठंड होती है, और ठंड की वजह से प्लांट वगैरह ग्रोथ नहीं कर पाते। उन ठंडे इलाकों में खुद सही हो, ठंडे इलाकों में गर्मी को बढ़ाना होता है ताकि पौधों की उचित वृद्धि हो। तो लोग कुछ व्यवस्था इस प्रकार करते हैं कि वहाँ के वहाँ की तापमान बढ़े। सामान्य तौर पर आप नर्सरी में देखेंगे एक हरा टाइप का पन्नी टाइप का कवर रखेगा, उससे क्या होता है, जो CO2 गैस है ना, सूर्य की जो रे आएंगी CO2 गैस उसको जाने नहीं देंगी, या फिर से वायुमंडल में हमारे बहुत सारे, सॉरी वायुमंडल हमारा है, ब्रह्मांड हमारा है, तो इसमें वायु की कई परत हैं, जब सूर्य की किरणें आएंगी, वैसे सबको पता है सर CO2 वहाँ पे हमारे यहाँ है, तो बादल वाले दिनों में अपने को और क्या होगा, तो गर्मी ज्यादा लगता है क्योंकि CO2 गैस उन सूर्य किरणों को जाने नहीं देता, और बादल भी नहीं जाने देता। सर समझाना क्या चाह रहे हो, जो सिंपल है, ग्रीन हाउस प्रभाव लिखा तो है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह
या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान को अधिक गर्मी बनाने में मदद करती। शॉर्टकट में माने वातावरण के तापमान को बढ़ाना होता, यही प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता। जब वातावरण के प्रभाव को बढ़ा अपने वो करना होता अपने फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए, हम हम मनुष्य के फायदे के लिए, तो ऐसा शॉर्टकट ऐसे गैसों को रोका जाता है जो जो गर्म गैस है। जैसे में देखो CO2 गर्म गैस है, ये क्या करेगा, सूर्य के आने वाली किरणों को जाने नहीं देगा, तो गर्मी बढ़ा देगा। जलवाष्प भी करता है, चलो नया समझो। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तो था ही, जलवाष्प भी शामिल है। जैव द्रव्यमान, जीव जंतु, हम लोग जीव जंतु हैं, इस जीव जंतु के बॉडी का एक द्रव्यमान है बाबू, जिसे जैव द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के अवशेष को जैव द्रव्यमान को, हम हमारा अवशेष, हम जीव जंतु हैं, हमारे अंदर द्रव्यमान है सर 50 किलो 60 किलो जो भी है, तो वो हमारा जैव द्रव्यमान है। यहाँ पे लिखा था अवशेष। अब कोई व्यक्ति जमीन के अंदर से निकला है जो कि रह गया, तो वो तो उसका द्रव्यमान ही है। इस रूप में भी आपके जीव जंतु में पाया जाने वाला द्रव्यमान जो उसका अवशेष है सर। जैसे में पेड़ पौधे से पत्ते, गाय का गोबर, लकड़ी, खरपतवार, ये सब बायोगैस है। ये मेरे को अच्छा दिखने में लग रहा है। देखो ये क्या लिखा है, सर ये हौज है, स्टबट, मतलब किसी तरह से बना सकते हैं, ऐसा ही कोई जरूरी नहीं, लोगों ने ऐसा बनाया है। देखते हैं ऐसा कैसे बनाया है। देखो बाबू, ये हमारा इस डिजाइन का, आप किसी भी डिजाइन का बना सकते हैं, बस कंडीशन ये है, देखो पहली बात, इधर से लोगों ने क्या दिया, गोबर, तो गोबर यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद मिट्टी, मिट्टी क्यों दिया, मिट्टी का कोई काम नहीं, वैसे लिख दिया था, गोबर आ गया सर। और इसको इस तरह से देखो कंपाउंडिंग कर दिया, कंपाउंडिंग कर दिया है, बना दिया है, ठीक है। इसमें गोबर डालोगे, अब इसको इधर से बंद कर रखा है, मतलब में पाइप है ये जो यहाँ पे खुला है, ऊपर में पूरी तरह से नहीं भरा है, ठीक है, ऐसी फोटो है। हाँ, यहाँ पे गैस को निर्गम करने के लिए, गैस को निकालने के लिए लोगों ने क्या करा है, एक गुंडी खुंडी जो भी गिंडी लगा रखा है। अब क्या करेंगे लोग इसमें, मिट्टी, मिट्टी का कोई काम नहीं है, यहाँ भी इस तरह से निकाला जा सकता, फालतू फालतू चीजों को। अब जब देखो, जब गैस इसमें उत्पन्न होगी तो सड़ेगी कोई चीज, तो गैस उत्पन्न करेगी, तो गैस इससे होके बाहर आएंगे, खुंडी खोलेंगे और इससे हम लोग पाइप जो रखेंगे, गांव घर में मेंटेन वगैरह जोड़ते होंगे, लाइट जल जाता होगा, मेंटेन बल्ब टाइप का, या फिर हम लोग सिलेंडर, LPG सिलेंडर के फॉर्म में पाइप में जोड़ देंगे और खाना बनाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन कहीं जरूर होते हुए इस तरह की व्यवस्था खरीदना चाहिए। और ये जो बच जाएगा, आप काम वर्क नहीं करेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप काम नहीं कर रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, इसको इधर से मिट्टी के फॉर्म में निकलवा लेंगे, उर्वरक बन जाएगा, खाद। ऐसा लिखा, बायोगैस एक ऐसी युक्ति है जिसमें जैव द्रव्यमान की सहायता से बायोगैस उत्पन्न किया जाता। बायोगैस का अर्थ मुख्य रूप से इसमें आपको ना मीथेन मिलेगा गैस 75 से 80%, जो कि नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, CNG में मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। लाभ, यह सस्ता है सर, जो हर जगह बना सकते हैं, जहाँ पे गाय भैंस होगा, जहाँ पशुओं को रखा जाए, इसे चलाना आसान है। पवन ऊर्जा, पवन की सहायता से भी ऊर्जा उत्पन्न, देखो हाँ अच्छा, मैं थोड़ी देर पहले टरबाइन की बात करते, देखो टरबाइन डाइने डाइने हवा चलेगा तो सबको पता है घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो घूमने की सहायता से इसको कनेक्ट कर लेंगे मोटर से, मोटर चलेगा बेचारा, मोटर कनेक्ट पुल्ली, अब पुल्ली से जनरेटर, जनरेटर स्टार्ट हमारा हो गया। ये नहीं सब करते लोग, देखो कितना ये शायद होता है उन इलाकों में जहाँ पे पवन की गति ज्यादा रहती है। 15 किलोमीटर शायद सुनने में आता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखेंगे 15 ही है, ठीक से। पवन की सहायता से जो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, पवन ऊर्जा। अच्छा, पवन की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न, बस घुमाना ही, तो जनरेटर में लोग घुमाना होता, हाँ से कोई घुमाएगा नहीं, उसके अंदर डीजल वगैरह देके घुमा देते, उसी तरह से घूमना है सर। इसमें कोई हमको नवीकरणीय ना, हवा खत्म होगा नहीं ना, तो नवीकरणीय जो खत्म ही ना हो सर, मोटा मोटी नवीकरणीय, या प्रदूषण नहीं फैलाता, या कम खर्चीला, हानि लगाने के लिए बड़े का जमीन चाहिए, कितना खाली जगह छोड़ा है, इसे लगाने के लिए बड़ी भूमि की आवश्यकता होगी, तेज हवा वाले जगह में लगती है,
प्रारंभिक खर्च बहुत अधिक होगा, शुरू में बहुत खर्चा होगा। 1 मेगावाट लगाने के लिए 2 हेक्टेयर जमीन चाहिए। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कई बढ़िया क्वेश्चन है। किसी को पवनों का देश बोलते हैं? डेनमार्क का। ये अपने कुल खपत का 25% बिजली का उत्पादन करता है डेनमार्क। अपने कुल खपत का इतना, उसका 25% इसी से उत्पादन कर लेता है। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का खपत करने वाला देश जर्मनी है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसको बोलते हैं सिंबल को प्रति घंटे की रफ्तार से चलने, हवा चलने पे पवन ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यह नवीकरणीय ऊर्जा है। इसके इस्तेमाल निम्नलिखित तरीकों से होता है। देखो सोलर प्लेट पे, अब सोलर प्लेट का मैकेनिज्म क्या होता है? सोलर प्लेट ना धातु और धातु के बीच वाला लक्षण को ना, तो उपधातु, उपधातु का बना होता, सिलिकॉन की परतें होती इस पे। ये सिलिकॉन दिख रहा है, सिलिकॉन। सौर कुकर, सोलर कुकर या सौर कुकर। सोलर कुकर एक ऐसी विधि है जिसमें हम सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन पकाते हैं। इसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सूर्य की किरणों परावर्तित होकर सौर कुकर पे आती है। इससे सोलर कुकर गर्म हो जाता है। देखो बना दिएगा सर, देख लो ऐसा कुकर है। देखो क्या करा है इसने सर, यहाँ पे सूर्य की किरणें आएंगी आएंगी आएंगी, रिफ्लेक्ट होकर इस चीज को गर्म करते जाएंगे। ये समतल दर्पण यहाँ पे रखा है, बस आएंगे कि यहाँ गर्म होंगे। ये इस तरह से बंद रहते हैं, जैसे प्रिंटर को देखो बंद करते खोलते हो इसी तरह। और ये यहाँ पे खाना बन रहा है। खाद्य सामग्री काले डब्बों में बंद है। काला डब्बा भी आपको पता है कि सूर्य की किरणों को अवशोषित करते। भाई लकड़ी तकड़ी दी, लकड़ी लिखा है आंतरिक धातु। ये मेरे से नहीं पूछ रहा, मेरे से पूछ रहा सोलर कुकर क्या? सोलर कुकर एक मशीन है सर, जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करके उस मशीन को गर्म करती है और वहां से खाना पकाया जाता है। कुकर है, कुकर मतलब खाना पकाने का मशीन। यह सस्ता भी मिलेगा आपको। एक यह सस्ता होता है, बस एक लाइन अच्छा लगा, यह एक बनाया जा सकता, अच्छा नहीं, यह सस्ता होता है, एक लाइन अच्छा लगा ना, इस लाइन को हटा देना बाबू, ये अच्छा लाइन नहीं लगा मेरे को। ये लाइन हटा, यह पैसा बचाता है, ठीक है। हानि सर, हानि भी तो होगा, नहीं तो लोग इसको सब लोग नहीं इस्तेमाल करवाएंगे। रात में और बादल वाले दिनों में उपयोग ही नहीं करेंगे। अब रात हो गया, किसी को खाना बनाया तो दिक्कत हो जाएगा। बादल दिन भर लगा रहा तो भी दिक्कत। सेकने वाला और तलने वाला पकवान नहीं बना सकते इसमें। गर्म स्थानों पर ही अच्छे से काम करेगा, ठंडे इलाकों में काम नहीं करेगा। तो बता ही तो दिया, देखो क्या लिखा है इसमें, परतें बनी इस तरह की, माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ती है ना, इसके प्लेट पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करता। क्या करने की कोशिश करता? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन भागेगा, इलेक्ट्रॉन क्यों भागेगा? हर पदार्थ एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में, जब उसके पास ऊर्जा की प्राप्ति हो जाए। आप ही सोचो, आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो छोटे से कोचिंग में बड़े कोचिंग की तलाश में रहोगे। नहीं समझ नहीं, तो फिर ये समझ में आती है। या फिर ये सोचो ना, आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो बाइक खरीदोगे, बाइक नहीं कार, बाइक है तो कार खरीदोगे। तो ऊर्जा पर अब होने पे आपकी, आप चंचल हो जाते हैं, वो है पैसा आ जाने पे। उसी तरह से जब उसको ऊर्जा मिलता है तो उसके इलेक्ट्रॉन भागते हैं, और इलेक्ट्रॉन का भागना विद्युत धारा कहलाता है। बस विद्युत धारा देखो आ गई यहाँ पे। पी टाइप जंक्शन, और अच्छा पी टाइप है, पी टाइप वाला एक पॉजिटिव होता, आप समझेंगे पी मतलब पॉजिटिव होता, वहां पे एक प्लस खाली जगह ज्यादा होती है। और एक एन टाइप, मान इसमें जब बनाया जाता है एक पी टाइप लिया जाता है, एक एन टाइप। पी टाइप अर्धचालक पढ़ेंगे क्लास 12 में, और एन टाइप अर्धचालक होता है पढ़ेंगे क्लास 12 में। दो दो पदार्थों को जब जोड़ा जाता है, जोड़ा थोड़ी जाता है, अर्धा जो सिलिकॉन जिसको हमने बोला था उपपदार्थ, उनके बीच में इस तरह से शेडिंग करी जाती है, उसको मिला दिया जाता है कि जाओ भैया तुम भी जाओ सिलिकॉन, तुम भी सिलिकॉन। तो था ही उसके अंदर पी पदार्थ जो है क्या बोलते हैं उसको, एल्यूमिनियम, मैंने 4 नंबर ग्रुप होता है शायद कि 14 होता है कुछ, 14, हाँ 14 नहीं 13, 13 नंबर ग्रुप, 13 नंबर ग्रुप को इसके साथ भेजते हैं ना, तो यहाँ से पी बना देता है। और जब 15 वाले को भेजते हैं तो उसमें से माइनस वाला बना देता है। अब प्लस माइनस आकर्षण गुण जो भी है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, जो भी इसका मतलब मैकेनिज्म ये मेरा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनेगा, सस्ता है सर, यह हर जगह बुलाया जाता है। हमारे भारत में आ जाए मजा आ जाएगा।
परंतु आ तो गया है, लेकिन उतना अभी नहीं आए तो टेंशन रहता। अब कुछ नुकसान भी था कि वर्षा वाला दिन में खराबी या खराब कम होता है, इसमें कम रख रखाव की आवश्यकता होती है, छत भी लोग रख रहे थे। इसका इस्तेमाल कृत्रिम उपग्रह में भी होता। अब यहाँ से सेटेलाइट भेजो तो कौन ऊर्जा देके जाएगा वहां पे, क्या हम लोग डीजल पेट्रोल लेके पहुंचाएंगे? इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सूर्य तो फ्री में बहुत है। कई प्रकार के खिलौने में इसका इस्तेमाल होता है कि रख दो सोलर प्लेट, बिना ऊर्जा का ही चल रहा है। ये सारी बातें कितना है। कैलकुलेटर में इसका उपयोग, ट्रैफिक सिग्नल में भी इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि ऊर्जा बताता है। इस हाँ नहीं, इसमें लगे सिलिकॉन के कारण सोलर महंगा होता है। अच्छा, सिलिकॉन महंगा होता है, इस कारण से ये हमारे सोलर प्लेट महंगा आते हैं। एक है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार आता कहाँ है? पानी, समुद्र, पानी समुद्र में। समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं, इसको ज्वार कहते हैं, और फिर नीचे गिरती हैं, भाटा होता है। अब जो कोई चीज उठा गिरा, इसका मतलब वहां पे अगर मैं डायना लगा दूं, टरबाइन वाला, उठा है तो भी घुमा देगा, आएगा तो भी घुमाएगा। मतलब जाते समय घुमाने का, आते समय घुमाए तो घुमाइए टरबाइन। समझ रहे हो? टरबाइन पंखा, नीचे से फोर्स मारने का, पानी दाएं घूम गया, फिर वो एक बार फिर पानी तो दूसरी टरबाइन को घुमा देगा, तो इस तरह से घूमते रहेगा, बिजली उत्पादन हो जाएगा। पृथ्वी और चंद्र, अच्छा वो उसमें बोला कि ज्वार भाटा आता क्या, तो पृथ्वी ना और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार उत्पन्न होता। अब देखो ध्यान देना, पूर्णिमा के दिन लोग सामान्य तौर पर बोलते कि चंद्रमा का आकर्षण क्षमता बढ़ जाता, तो जिसकी वजह से ज्वार भाटा उस दिन ज्यादा आते हैं पूर्णिमा के दिन। तो वो ज्वार को खींचता ऊपर, पानी को खींचता, तो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार होता। एक चंद्रमा ने खींचा, पृथ्वी ने खींचा, एक बार ऊपर जाने का, पृथ्वी की वजह से नीचे आने का, ये होता। इसके कारण पानी किनारे से बहुत दूर चली जाती है। तब उस पानी को एक डैम की सहायता से दूर कर ऊंचाई से गिराया जाता है। वो पानी स्टोक हो जाएगा और उसको किसी तरह ऊंची जगह पर भेज देंगे, फिर वो नीचे गिराएंगे, और जो ऊपर से नीचे आएगा हो गया हमारा टरबाइन घूम। टरबाइन घुमा, जनरेटर स्टार्ट। सागर के तापमान के अंतर का उपयोग करके भी, यह महासागरीय ताप, ताप का ताप मतलब वेपर। हम लोग पानी को गर्म करते तो वो खाना बनाती मम्मी, तो देखते देखिए अप डाउन कर रहा था। सेम टाइप का यहाँ भी महासागर में कोई केमिकल रहेगा महासागर के अंदर, सल्फर वगैरह, जो गर्म गैस है। और अब वैसे भी आपने सुना कि पृथ्वी के अंदर में तापमान बढ़ते जा रहा है, तो ताप बढ़ेगा तो वहां से वेपर के पानी के कोकरस करे तो पानी भी गर्म हो, तो वो बाहर आ जाएगा। तो पानी का भाप गर्म होके आ रहा है, उस भाप का इस्तेमाल कर लेंगे टरबाइन घुमाने में। सब में एक ही बात है, टरबाइन घुमा, जनरेटर स्टार्ट। जनरेटर मतलब जनरेटर स्टार्ट। विद्युत ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, वो जो थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना, भूत तापीय ऊर्जा, वही तरंग ऊर्जा भी है। समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंगों को टरबाइन की मदद से विद्युत उत्पन्न कर, हर बार टरबाइन है। टरबाइन मतलब आप समझ गए, जय ना, खत्म। नाभिक ऊर्जा, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन। नाभिकीय ऊर्जा, आपने नाम सुना कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है। परमाणु, गोल संरचना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बहुत सारा पढ़ते हैं। उन्हीं में से एक है यूरेनियम। परमाणु की संख्या उसकी 92 होती है। परमाणु संख्या उसकी 92 होती है। जब उसको ना बुआ तोड़ा जाता है, क्या करते लोग, तोड़ते तो परमाणु बम बन जाता। अब यहाँ पे लिखा है कि जब नाभिक टूटेगा ना, तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कराता, इतना ज्यादा ऊर्जा कि परमाणु बम ही बन गया। एक बार इस्तेमाल किया तो अल्फा, बीटा, गामा के नाम सुने हो लोग होंगे, लोग है ना, लोगों ने, उससे बहुत सारी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न किया जाता। और उस इतना खतरनाक उसमें कि बहुत सारी चीजें कर सकती है। इतना ध्यान रखो। नाभिक जब बड़ा नाभिक टूटेगा दो नाभिक में, और साथ में ऊर्जा उत्पन्न कराएगा, नाभिक के विखंडन नहीं होता। समझे? जब दो हल्के हल्के नाभिक जुड़ेंगे, हल्के नाभिक आने का मतलब यहाँ पे नहीं दिया ना, सुनते हैं, है देखो बाबू रे, हल्के नाभिक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। सूर्य के पास जो होता है ना, लोग बोलते हैं कि सूर्य भगवान है, वेरी गुड, मानिए भगवान है, परंतु जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, ये हीलियम बना लेता है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या एक एक, और वजन भी एक एक, और ये चार चार बन जाएगा, ये दो हो जाएगा, और साथ में ऊर्जा छोड़ता है। ऊर्जा का वैल्यू नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा आता है, बहुत बड़ी मात्रा में। इतनी बड़ी मात्रा है कि बताओ, सूर्य वहां है, यहाँ से कितना किलोमीटर, किलोमीटर ना, हाँ 15 किलोमीटर लोग बोलते हैं, एक लंबा डिस्टेंस, फिर भी यहाँ आता है। तो समझ रहे हैं बात को।
अब ये समझ के उस बात को जो उधर लिखे वही सब है। पशु गोबर गैस स्लरी उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, सौर ऊर्जा की विशेषता। अब पॉज करके लिख लेना। ऊर्जा का उत्तम स्रोत पवन ऊर्जा, जीवाश्म क्या जो ऊपर पढ़े वही सब, जीवाश्म ईंधन सूर्य से ऊर्जा, प्रदूषण फैलेगा नहीं फैलेगा जो भी है। अब देख लेना बाबू, ज्यादा लंबा क्वेश्चन टॉपिक बन रहा है, अब बोर हो जाओगे। देख ज्वारी ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है सबको पता है। पवन ऊर्जा के लिए जमीन कितना चाहिए, तो वो सारी बातें ऊपर लिखी थी। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। ऑब्जेक्टिव देख लो, कौन स्वच्छ ऊर्जा है, एक ऐसा ऊर्जा जो यहाँ पे मेरे को पोल्यूशन कम फैले, तो इसका अंतर हमारे को तो लग रहा है प्राकृतिक होना चाहिए, उष्मा कम, सीधी आना चाहिए। धन्यवाद। उत्तम ऊर्जा का स्रोत, खत से बताओ कौन होगा, इधर डी लिखा हो, दिखी लगा। उत्तम जो सरलता से सुलभ हो, वेरी गुड। नहीं बोला ना, सरलता से सुलभ हो तो उत्तम हो ही गया, सस्ता हो उत्तम है। प्रजन प्रजनन तो आप भी ऊंचो, ये भी सही है। काफी धुआं दो, काफी धुआं देना, उत्तम ऊर्जा धुआं वाला होगा, नहीं ना, नहीं बोला था, आंसर डी। ठीक है। शारीरिक काम को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा चाहिए, पेशीय शक्ति। हमारे शरीर में मांसपेशी है ना, पेशीय ऊर्जा, शारीरिक काम करना है तो पेशीय ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा तो खाना जो खाए पचेगा वो अपना काम करे। उत्तम ऊर्जा, कोयला लकड़ी का धुआं लेता है, शरीर नहीं होगा। बायोगैस हो सकता है क्योंकि कम खर्च में आता है। भोजन समय मिलती क्या मिलती है, जैविक प्रक्रम, हमारे शरीर बहुत सारे प्रक्रम होते हैं काम, उसके लिए ऊर्जा सही है। शारीरिक काम भी करते वो भी सही है, माने हम बाहरी भी काम करते हैं और अंदर भी काम हो रहा है, हमारा पेट भी काम करता होगा, तो उसको बोलते हैं जैविक काम। हमारा हाथ देख तो तुरंत क्या क्या काम इसको पूरा रखा है कोई काम, तो ये दोनों आप समझ पा रहे हैं। वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक होता, गाड़ी में कथी देते, पेट्रोल। हाँ सर, प्राकृतिक गैस, हाँ सर, दोनों है, सी। ठीक है। डीजल का उपयोग, भारी गाड़ी चलता है डीजल का इस्तेमाल। रेल, ये भी भारी गाड़ी, विद्युत उपकरण, इनकी तीनों आंसर डी। कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा आपने याद करा है, सी। ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में उष्मा देनी पड़ती, तो निवेशित ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा। हाँ, प्रिय लिखा, निवेशित ऊर्जा याद कर लीजिए। बायोगैस में क्या दिखता है, यही भारा का जीवाश्म ईंधन, कोयला पुराना जमाना का, पेट्रोल पुराना जमाना का, प्राकृतिक। खाली कोयला मारो जो जमीन के अंदर से निकला, पेट्रोलियम भी तो होता, सब मार दो, सब मार दो, डी चलो। पवन ऊर्जा में आपने याद करा था, 15 किलोमीटर प्रति घंटा मिनिमम होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस ज्यादा खतरनाक है, CO2 गैस। ग्लोबल वार्मिंग मैंने गर्मी को बढ़ाना है, गर्मी का बढ़ना एक नियत तक ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हो जाए तो तकलीफ है। कैसे, गर्मी बढ़ेगी, ध्रुवीय बर्फ पिघलेंगे, ध्रुवीय बर्फ तो 14 जगहों पर जो बर्फ है गर्मी की वजह से पिघलेगा। नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, नहीं, और जलस्तर बढ़ेगा तो आसपास के इलाके डस जाएंगे, बाढ़ से समस्या होगा लोगों को। 1 MV, 1 मेगावाट वोल्ट लिखा कि कितना चाहिए पवन ऊर्जा के लिए, पवन फार्म के लिए लोड 2 हेक्टेयर पर आता, सही। हाँ, 2 हेक्टेयर। कौन सी वैश्विक उत्पन्न के लिए जरूरी है, उत्तरदायी, कार्बन डाइऑक्साइड सर, कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी खतरनाक गैस है सर। पर जल विद्युत, सर किस ऊर्जा को विद्युत दान बढ़ता है, जल विद्युत। स्थिति ऊर्जा याद रखेंगे, पानी स्थिर रहती है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कौन स्रोत हो सकता, जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाता है ना, तो और नवीकरणीय मार दो, जमीन के अंदर से मिला है, खत्म हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन गैस तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो यही आंसर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना लोग को जलने। डेनमार्क में कितना परसेंट योगदान था बगोरे, 20%, 25%, सॉरी मैं भी भूल गया। डेनमार्क में 25% ऊर्जा का खपत खुद कर लेता है वो। डेनमार्क को पवनों का देश बोलते हैं, आप लोगों ने याद करा है, पवनों का देश भी है कुछ नहीं, पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, इसमें मीथेन होता है, कितना परसेंट पता नहीं, याद करेंगे लोग, सी। 75% याद कर लीजिएगा। जैव गैस संयंत्र में शेष बची सलड़ी को बाहर निकाले जाते हैं, खाद के रूप में लोग बना देते हैं कि खाद भैया बन गया, अपने काम कर रहा है, खाद के रूप में निकाल लो। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन है, वो आंसर सी, सूर्य।
हाँ सर, क्योंकि पेड़ पौधा ही तो ऊर्जा दिया, सॉरी सूर्य ही तो सबको ऊर्जा देता। प्रारंभिक स्रोत में कोई भी पूछे, सूर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, वास्तविक ऊर्जा का स्रोत। जीवाश्म ईंधन का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, क्या करता है? पर्यावरण प्रदूषण, हाँ हो सकता, पहला ही उत्तर सही है। तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जल से विद्युत ऊर्जा बनाना है, जल विद्युत। हाँ हो गया, जल विद्युत आंसर। ये हो जाए इसका, ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा कैसा है? खत्म होगा नहीं, नवीकरणीय है। आंसर बी होना चाहिए होगा, जल नहीं खत्म होगा, बी। चलो बी लिखा है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। कितना देता है बिजली बिल, कितना बिजली भेजता है ये नहीं पता, याद रखेंगे। 380। पवनों को गतिशील करने के लिए कौन कारक है? सूर्य की किरण, पृथ्वी का घूर्णन, स्थानीय परिस्थिति, सब भी। सब है सब। सूर्य गर्मी, जहां ज्यादा गर्मी पड़ेगा वहां पे हवाएं गर्म होंगी, नहीं, हवा ऊपर, फिर दूसरा हवा आएगा, मतलब तो गति में गतिमान कब कहलाएगा? जब वो खाली होगा तो दूसरे बगल की हवा आएंगी। सूर्य की किरण, पृथ्वी, रोटेशन, पृथ्वी किस हिसाब से रोटेट कर रही है, गर्मी के इलाका में आखिर मतलब गर्मी के वाले क्षेत्र में है तो वहां पे तो क्या बोलते हैं, हवा कैसे ज्यादा। तो ये ऑल। तापीय विद्युत संयंत्र में उसमें ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता? तापीय विद्युत संयंत्र में कौन से ऊर्जा रूपांतरित हो जाता है? उसमें ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा? तो विद्युत आधा, ताप से हमको बिजली नहीं मिलता, तो प्रकाश बिजली क्या लिखा, कहीं पे लिखा नहीं, तो मार दो। ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा हो सकता है, जलाओ कोई चीज को तो प्रकाश मिलेगा ना। बी। बी कौन है? विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसको नहीं को हटा दीजिए, क्योंकि उसमें ऊर्जा से मैंने तो आपको बिजली, अब कई चीजें किसी को जलाओगे तो उजला, हम लोग उसमें ऊर्जा से बाद में विद्युत ऊर्जा ही तो प्राप्त करते। बहुत बड़ा हो रहा है, लोग समझ रहे हैं, कुछ थोड़ा विधि मंगल गालेंगे, छोड़ देता हूँ बाबू। इस तरह से आप देख लेना, याद कर लेना, यहाँ पे आप आंसर भी है। जो समझ में नहीं कमेंट करेंगे, हमारी प्रॉब्लम जरूर कमेंट में लिखेंगे, सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, फास्ट पढ़ाओ, या लाउडली पढ़ाओ। अभी मॉर्निंग का टाइम है बाबू, इतना सुबह 3:30 बजे उठा था मैं, लेकिन 4 बजे से सच बना रहा हूँ, अभी 4:30 बजे हैं, तो ज्यादा जोर से बोलूंगा तो भी दिक्कत है। कम जोर से बोल रहा हूँ, अब इधर अभी साउंड लोग नहीं है, बच्चे नहीं है, हल्ला नहीं हो रहा, समझ में आपको आ जाएगा। 50, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, मजे मजे है बुआ, आपका मजे मजे देख लेना। इसको और एक दिन में या तो मैं ही कर लूंगा, पार्ट बी करके, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, फिर भी मैं इस तरह से ला रहा हूँ, आप देख लेना एक करके। मैं रुक नहीं रहा हूँ ना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं करता हूँ उसको, देखते चलिए। चलिए 70। आप पॉज करके देख लेना बाबू, समय बचेगा आपका, हमारा भी समय बचेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करें, ताकि मेरे को मोटिव मिले कि सर आपकी ये प्रॉब्लम है। वैसे प्रॉब्लम होगी मेरे को लग रहा है, लेकिन आप बताना मेरे को। ओके, आज के लिए इतना ही, और फिर दूसरे दिन मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि जितना सब्सक्राइबर मेरा हो, तो एक अंदर से प्रेरणा आता है कि चलो भैया मेरे को सुनने वाले लोग हैं, कुछ तो मैं लोगों को बेनिफिट दे रहा हूँ।
पढ़ाई से संबंधित कुछ बातें जो लोगों तक पहुंचे। ओके, धन्यवाद।